हेलो, स्वागत है आप लोगों का सरस्वती क्लासेस में। टुडे आई हैव brought for you each and all a very beautiful nature poem by Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson was a leading literary figure of America who led the transcendentalist movement of mid-19th century. रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन के ऊपर मैं एक वीडियो पहले भी बना चुकी हूं, उसको आप ऊपर आई बटन में क्लिक कर देख सकते हैं। Now let's talk about Each and All. Each and All is a nature poem. In this poem, Ralph Waldo Emerson describes that all the things in this world are interconnected. They are interdependent. All the living and non-living things are dependent on each other. इस संसार में जितनी भी नॉन लिविंग और लिविंग चीजें हैं वो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। एंड द ब्यूटी इज नॉट इन separation. He says that nothing is beautiful alone. Beauty is in whole. He talks about the organic unity throughout the poem. पूरी पोयम में वो ऑर्गेनिक यूनिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं। And he demonstrates this theory of organic unity through many examples. It is 51 line poem that is written in block form. ईच एंड ऑल 51 लाइन्स की एक पोयम है और ये ब्लॉक फॉर्म में लिखी गई है। ब्लॉक फॉर्म का मतलब होता है कि ये पोयम स्टैंजा वाइज डिवाइडेड नहीं है, एक मुश्त लिखी गई है। एंड एज फार एज इट्स राइमिंग स्कीम इज कंसर्न्ड, इट फॉलोज AA, BB, CC, DD. सो दीज आर सम फैक्ट्स अबाउट ईच एंड ऑल। अब हम पोयम के टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। लिटिल थिंग्स in the field, yon red clogged clown of thee from the hilltop looking down. Yon red clogged clown, रेड कलर का लबादा पहने हुए, रेड कलर का क्लॉक पहने हुए एक क्लाउन, एक जोकर, फ्रॉम द हिल टॉप लुकिंग डाउन, हिल टॉप से नीचे देख रहा है। क्या देख रहा है नीचे? द हेफर that lows in the upland farm, एक हेफर को देख रहा है। हेफर होती है एक काउ, काउ को देख रहा है, गाय को देख रहा है। that lows in the upland farm, जो नीचे अपलैंड फार्म पर लोज रंभा रही है। far heard, और उसके रंभाने की आवाज दूर तक जा रही है। far heard, lows not thine ear to charm, वो रंभा रही है इस बात से अनजान कि उसके रंभाने की आवाज किसी को प्रिय लग रही है या नहीं लग रही है, कोई उसकी आवाज को सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। Lose not thine ears to charm, आपके कानों को उसके रंभाने की आवाज मोहित नहीं कर रही है, उसके रंभाने की आवाज आपके कानों को प्रिय नहीं लग रही है। Little things, लेकिन ना तो ये जोकर जो कि हिल से उस हेफर को देख रहा है और ना ही ये हेफर और ना ही ये काऊ जरा भी सोच रहे इस बारे में कि कोई उनकी एक्टिविटीज को देख रहा है या नहीं देख रहा है। ये उनकी एक्टिविटी है और वो एक्टिविटी कर रहे हैं। आगे बढ़िए। द सेक्सटन टोलिंग हिज बेल एट नून। द सेक्सटन, सेक्सटन होता है चर्च में जो काम करता है व्यक्ति, जैसे पुजारी होते हैं मंदिर में, इसी तरह से चर्च में होता है सेक्सटन। उसका काम होता है गिरजाघर की देखभाल करना और चर्च की घंटी बजाना और जो छोटे मोटे गिरजाघर के काम है वही। टोलिंग हिज बेल एट नून, वो दोपहर के समय चर्च की घंटी बजा रहा है। डीम्स नॉट दैट ग्रेट नेपोलियन, डीम्स नॉट, और वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। क्या ध्यान नहीं दे रहा है? कि ग्रेट नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्टा स्टॉप्स हिज हॉर्स एंड लिस्ट विद डिलाइट, नेपोलियन अपना घोड़ा रोक देते हैं और लिस्ट विद डिलाइट, और बड़े ही आनंद से सुनते हैं। क्या सुन रहे हैं? चर्च की जो घंटियां बज रही हैं नेपोलियन उनको सुन रहे हैं, क्योंकि वो नेपोलियन को उनके युवावस्था की याद दिलाता है, अपने युवावस्था के सुख के दिनों की याद दिलाता है। तो इसलिए नेपोलियन बोनापार्टा को वो चर्च की घंटी सुनने में बहुत मधुर लग रही है, इसलिए चर्च की घंटी सुनकर वो अपने घोड़े को रोक देते हैं। वाइल्स हिज फ्लाई स्वीप राउंड यॉन एल्पाइन हाइट्स, जबकि उनकी जो फाइल्स है, जबकि जो उनकी सेना है वो एल्पाइन हाइट, एल्पाइन की पर्वत श्रृंखलाओं को पार करके जा रही है। Nor knowest thou what argument thy life to thy neighbor's creed has lent, और आप ये नहीं जानते होंगे। Nor knowest thou, thou means you, आप ये नहीं जानते होंगे। What argument thy life to thy neighbor's creed has lent, कि
जो आपके नेबर के मत हैं, जो आपके नेबर के विचार हैं, जो भी उसकी थिंकिंग है, वो आपकी लाइफ को, आपकी जो थिंकिंग है उसको किस तरह से प्रभावित करते हैं। लेकिन प्रभावित करते हैं ये छोटी छोटी चीजें, जैसे कि गाय का रंभाना, जैसे कि वो रेड क्लॉक पहनकर खड़ा हुआ क्लाउन जो नीचे फील्ड में गाय को रंभाते हुए देख रहा है, सेक्शन की घंटी बजाना, और आपके नेबर की जो डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स है, जो थिंकिंग है, जो उनके मत हैं, ये सारी चीजें वैसे तो महत्वहीन लग रही हैं, इनका कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल आपकी लाइफ में नहीं लग रहा है, लेकिन ये सारी घटनाएं महत्व रखती हैं हमारे जीवन में। आप इस पोएम की राइमिंग स्कीम देखिए। पहली लाइन में लास्ट वर्ड है क्लाउन, सेकेंड लाइन में लास्ट वर्ड है डाउन, तो यहां पे राइमिंग स्कीम हुई ए। थर्ड लाइन में फार्म, फोर्थ में चार्म, राइमिंग स्कीम हुई बी। नेक्स्ट नून, नेपोलियन, यहां पे भी राइमिंग स्कीम आपकी सी हुई। नेक्स्ट पढ़िए डिलाइट, हाइट, डी, आर्ग्यूमेंट एंड लैंड ई। तो इस तरह से इस पोएम की राइमिंग स्कीम कंटिन्यूअस चली जा रही है। आगे पढ़ते हैं। ऑल आर नीडेड बाई ईच वन, नथिंग इज फेयर और गुड अलोन। सारे के सारे लोगों को एक दूसरे की आवश्यकता है। हम लोग अकेले अकेले बढ़िया नहीं है इस दुनिया में। मीन्स अकेले अकेले कोई खुशी नहीं है, अकेले अकेले कोई ब्यूटी नहीं है। सारी चीजें, ये जो सारे इंसिडेंट हमने ऊपर वाली लाइनों में डिस्कस किए हैं, इनसिग्निफिकेंट लगते हैं, लेकिन इन सारे इंसिडेंट्स का हमारे जीवन पर काफी प्रभाव पड़ता है। यद्यपि ये देखने में महत्वपूर्ण नहीं लगते, बट एक दूसरे पर हमारी लाइफ, हमारी दैनिक क्रियाकलाप इंटरडिपेंडेंट है। उसी से दुनिया चलती है और उसी में प्रकृति की खूबसूरती है। आई थॉट द स्पैरोज नोट फ्रॉम हेवन। अब अपनी इस बात को साबित करने के लिए कि खूबसूरती वननेस में है, सेपरेट पार्ट्स में खूबसूरती नहीं है, पोएट एक एग्जाम्पल देते हैं। वो बताते हैं कि I thought the sparrows note from heaven singing at dawn on the elder bough। एक बार उन्होंने स्पैरो को गाते हुए सुना और उसका गीत इतना मधुर लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कि हेवन से आ रहा हो, सीधे स्वर्ग से वो गीत की मधुर आवाज आ रही हो। इतना मधुर गीत वो स्पैरो गा रहा था। कब गा रहा था? सिंगिंग एट डॉन। डॉन मीन्स होता है भोर का समय। अभी सूरज पूरी तरह से निकला नहीं होता, लेकिन थोड़ी थोड़ी रोशनी हो जाती है वातावरण में। सिंगिंग एट डॉन, वो डॉन के समय गा रहा था ऑन द एल्डर बॉग, और एल्डर वृक्ष की शाखा पर बैठकर वो मधुर गीत गा रहा था। कवि को उसका गीत बहुत पसंद आया। कवि ने क्या किया? आई ब्रॉट हिम होम इन हिज नेस्ट एट इवन ही सिंग्स द सॉन्ग बट इट प्लीजेस नॉट नाउ। तो फिर पोएट ने ये किया, ही ब्रॉट हिम होम, उसको वो स्पैरो को नेस्ट सहित उसके अपने घर ले आया। वो अभी भी गा रहा है, स्पैरो अभी भी गाता है। ही सिंग्स द सॉन्ग, अभी भी वो गाना गाता है, बट इट प्लीजेस नॉट नाउ, लेकिन अब उस स्पैरो का जो गीत है उसमें वो मधुरता नहीं है, वो बात नहीं है, वो एन्चांटमेंट नहीं है जो तब थी जब वो एल्डर की शाखा पर बैठकर गाता था। उसके गीत से वो खूबसूरती अब चली गई है। फॉर आई डिड नॉट ब्रिंग होम द रिवर एंड स्काई। पोएट कहते हैं क्योंकि मैं स्पैरो को तो घर ले आया, वो यहां पर भी मधुर गीत गा रहा है, लेकिन मैं वहां से जिस प्राकृतिक वातावरण में, जिस सुंदरता के वातावरण में, खुले आसमान के नीचे रिवर के पास वो मधुर गीत गा रहा था, उस रिवर को और उस स्काई को, उस खूबसूरत वातावरण को मैं अपने साथ अपने घर नहीं ला पाया। He sang to my ear, they sang to my eye। वो जब मधुर गीत गा रहा था स्पैरो उस प्राकृतिक वातावरण में बैठकर, तो उसका मधुर गीत मेरे कानों को प्रिय लग रहा था, और वो जो प्राकृतिक खूबसूरत वातावरण था भोर के समय का, वो मेरी आंखों को प्रिय लग रहा था। दे सेंग टू माई आई, दे कौन? आकाश और वो नेचुरल वातावरण, वो खूबसूरत सुबह, वो मेरी आंखों को प्रिय लग रही थी। मैं उन्हें अपने साथ नहीं ला पाया। स्पैरो को तो ला पाया, स्पैरो मधुर गीत अभी भी गा रहा है, लेकिन अब उसके मधुर गीत में वो बात नहीं है जो तब थी जब वो प्राकृतिक वातावरण में गा रहा था, क्योंकि वो प्रकृति की सारी खूबसूरती को अपने साथ अपने घर नहीं ला पाया।
आगे पढ़िए। द डेलिकेट शेल्स ले ऑन द शोर्स। अब वो दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। द डेलिकेट शेल्स, खूबसूरत नाजुक शेल्स, सीप कह लीजिए या शंख कह लीजिए, ले ऑन द शोर, शोर यानी कि समुद्र के तट पर पड़े हुए थे। द बबल्स ऑफ द लेटेस्ट वेव फ्रेश पर्स थ्रू देयर इनेमल गेव। और वो जो लहरें उठती है ना समुद्र में, तो उनके ऊपर बबल बन जाते हैं, झाग बन जाते हैं। तो वो झाग उस शंख को, उस सीप को क्या दे रहे थे? इनेमल को उसके पर्ल जैसी खूबसूरती दे रहे थे। एंड द बेलोइंग ऑफ द सेवेज सी ग्रीटेड देयर सेफ एस्केप टू मी। और उस समुद्र की, उस सैवेज समुद्र की, सैवेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लहरें बहुत तेजी से आ रही थी उसमें, तो उस सैवेज समुद्र की जो बेलोइंग थी, उन लहरों के उफनने से जो आवाज आ रही थी, बेलोइंग यहाँ पर आवाज से है मतलब बेलोइंग का, तो उस सी की लहरों के उफनने से जो आवाजें आ रही थी, उन्होंने क्या किया? इस खूबसूरत शंख को, इस खूबसूरत सीप को मेरे पास लाकर लैंड कर दिया। आई वाइप्ड अवे द वीड्स एंड फोम। फिर पोएट ने वो शंख उठा लिया और उसको साफ कर दिया, एकदम वाइप अवे, साफ कर दिया द वीड्स एंड फोम। उसके ऊपर जो फोम, झाग, वीड्स, जो भी खरपतवार लग गई थी, उसको पोएट ने साफ करके चमका दिया बढ़िया से। आई फेज्ड माई सी बॉर्न ट्रेजर होम। उसके बाद वो मेरा जो सी बॉर्न ट्रेजर यानी कि जो समुद्र से निकला खजाना है, शंख को कह रहे हैं, उसको मैं घर ले आया। बट द पुअर अनसाइटली नॉइसम थिंग हाफ लेफ्ट इट्स ब्यूटी ऑन द शोर। लेकिन ये पुअर, अनसाइटली, अनाकर्षक, नॉइजम मीन्स भी अनाकर्षक, अभी मुझे उतनी आकर्षक नहीं लग रही है, ये एक अनाकर्षक थिंग हो गई है मेरे लिए, क्योंकि इट हैड लेफ्ट हर ब्यूटी ऑन द शोर। क्योंकि वो अपनी जो खूबसूरती है, वो आधी खूबसूरती तो वहीं समुद्र तट पर छोड़ आई है। ये नॉइजम थिंग, ये जो शंख वहां पर इतना खूबसूरत लग रहा था, जब ये समुद्र तट पर पड़ा था तो बहुत सुंदर लग रहा था। जब मैं इसको उठाकर अपने घर ले आया तो यही शंख अब मुझे अनाकर्षक लग रहा है, क्योंकि ये अपनी आधी ब्यूटी तो वहीं समुद्र तट पर छोड़ आया है। विद द सन एंड द सैंड एंड द वाइल्ड अप्रोर। और ये अपनी ब्यूटी किसके साथ छोड़ आया है? विद द सन, क्योंकि उस समय जब समुद्र के पास ये शंख पड़ा हुआ था तो आसमान में सूरज चमक रहा था, सैंड, चारों तरफ रेत ही रेत थी, एंड द वाइल्ड अप्रोर, और समुद्र की लहरों से उठने वाली जो आवाजें थी, उसकी उफनने की जो आवाजें थी, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, मेरे कानों को चार्मिंग लग रही थी, मेरी आंखों को चार्मिंग लग रहा था। वो सीन, प्राकृतिक दृश्य सुंदर लग रहा था। और अब जब इस शंख को वो घर पे ले आए हैं तो इसकी ब्यूटी, आधी ब्यूटी वहीं शोर पर, समुद्र तट पर ही रह गई है। The lover watched his graceful maid. Amidst the virgin train she stayed. The lover. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पोएट देते हैं, बोलते हैं द लवर, जो प्रेमी है, watched his graceful maid, अपनी ब्यूटीफुल बिलव्ड को देखता है, उसको बहुत चार्मिंग लगती है। Amidst the virgin train she stayed, जब तक कि वो वर्जिन रहती है, जब तक कि वो उसको पा नहीं लेता, तब तक वो उसको बहुत चार्मिंग लगती है। Nor knew her beauty's best attire was woven still by the snow white choir. और वो लड़की, वो बिलव्ड ये नहीं जानती है कि उसकी जो ब्यूटी है, वास्तविक खूबसूरती है, वो उसकी चैस्टिटी में ही है। At last she came to his hermitage, और वो बाद में अपने प्रेमी के हर्मिटेज में, कुटिया में, यानी कि उसके घर आ जाती है। फिर क्या होता है? Like the bird from the woodland to the cage. इस तरह से अब कंपैरिजन हुआ है, यहाँ पे सिमली का प्रयोग किया गया है। लाइक द बर्ड, वो बिलव्ड एक उस चिड़िया की भांति जो वुडलैंड में से आकर स्वयं पिंजरे में चली जाती है, इस तरीके से वो लड़की अपना घर छोड़कर अपनी वर्जिनिटी त्याग देती है, अपने बिलव्ड के घर आ जाती है। द गे एन्चांटमेंट वाज अनडन। अब क्या होता है? उस लड़की का जो एन्चांटमेंट था, वो जो आकर्षण था, वो जो मैजेस्टिक ऑरा था उस लड़की का, जो लवर के मन में उसको पाने की चाहत पैदा कर रहा था कि काश वो मुझे मिल जाए, अब वो ऑरा, अब वो मैजेस्टी, वो चार्म खत्म हो जाता है। अब घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। अ जेंटल वाइफ बट फेरी नन। अब वो एक अच्छी पत्नी तो बन जाती है, लेकिन फेरी लाइक जो खूबसूरती थी, अब उसके लवर को वो खूबसूरती उसमें नजर नहीं आती।
वो उसको फेरी जैसी नहीं लगती। हाँ, वो एक जेंटल वाइफ तो बन जाती है, बट फेरी नन, लेकिन अब वो परी जैसी सुंदर नहीं लगती उसको। देन आई सेड आई कोवेड ट्रुथ। अब पोइट रियलाइज करते हैं कि इन सभी घटनाओं से, इन सभी इंसिडेंट से मेरे को एक ट्रुथ की जानकारी हुई है। अब पोइट को सच्चाई पता चलती है। क्या सच्चाई पता चलती है? दैट ब्यूटी इज अनराइप चाइल्डहुड सीड। कि जो ब्यूटी के बारे में मेरा कॉन्सेप्ट था वो मेरे चाइल्डहुड, मेरा बचपना था, मेरी इमेच्योरिटी थी। आई लीव इट बिहाइंड विद द गेम ऑफ यूथ। और अब मैंने अपने इस ब्यूटी के कॉन्सेप्ट को अपने यूथ के साथ साथ पीछे छोड़ दिया है, उसको भी छोड़ दिया है मैंने। लीव इट बिहाइंड, अब मैंने ये कॉन्सेप्ट छोड़ दिया है। अब मेरे को सच्चाई पता चल गई है। क्या सच्चाई पता चल गई है? कि ब्यूटी यूनिटी में है, ब्यूटी सेपरेट पार्ट्स में नहीं है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक यूनिटी। आई स्पोक बीनीथ माई फीट, द ग्राउंड पाइन कर्ल्ड इट्स प्रेटी रेथ। अब पोइट बोलते हैं कि नेचर की सुंदरता का आनंद लेने के लिए, ब्यूटी को पूरी तरह से आत्मसात करने के लिए, खूबसूरती का आनंद लेने के लिए अब मैंने क्या किया? आई वेंट इनटू नेचर। मैं नेचर में चला गया, मतलब कि मैं नेचुरल वातावरण में गया। बीनीथ माई फीट द ग्राउंड पाइन कर्ल्ड इट्स प्रेटी रेथ। और अब मेरे पैरों के नीचे ग्राउंड पाइन कर्ल बनाकर, गुच्छे बनाकर मेरे पैरों के नीचे वो आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे कि मालाएं पड़ी हों, खूबसूरत रेथ्स हों, प्रेटी रेथ, प्यारी प्यारी मालाएं बनी हुई हों, ऐसे वो मेरे पैरों के नीचे आ रही हैं। अब मैं चल रहा हूं तो रनिंग ओवर द क्लब मॉस बर्ड्स। और बता रहे हैं कि अब मैं दौड़ रहा हूं। क्लब मॉस ये होती है एक तरह की हर्ब्स, घास समझ लीजिए। तो अब मैं क्लब मॉस बर्ड्स पर दौड़ रहा हूं, उनको फील कर रहा हूं, अपनी पूरी जितनी सेंसेस होती हैं, 5 सेंसेस होती हैं, उनका पूरा प्रयोग कर रहा हूं और प्रकृति का पूरा आनंद ले रहा हूं। आई इनहेल द वायलेट्स ब्रीथ। अब वो अपनी सूंघने की क्षमता का भी प्रयोग कर रहे हैं, जो सूंघने की सेंस है उनकी, उससे भी आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं प्राकृतिक सुंदरता का। आई इनहेल द वायलेट्स ब्रीथ। मैंने वायलेट फूल की जो सुगंध है उसको भी सूंघा। अराउंड मी स्टूड द ओक्स एंड फर्स। और मेरे चारों तरफ खड़े हैं ओक और फर के वृक्ष। पाइन कोन्स एंड एक्रॉन्स ले ऑन द ग्राउंड। वो प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि पाइन कोन्स और एक्रॉन्स ये जमीन पर पड़े हुए हैं। ओवर मी सोर द इटर्नल स्काई। और मेरे ऊपर आसमान है, इटर्नल स्काई, कभी ना खत्म होने वाला असीमित आसमान। वो सुंदर आसमान मेरे ऊपर, फुल ऑफ लाइट एंड ऑफ डेटी। और वो आसमान फुल ऑफ लाइट, प्रकाशवान है, प्रकाश से भरा हुआ है, एंड ऑफ डीटी, और उसमें परमात्मा का अंश है, दैवीयता है। अगेन आई सा, अगेन आई हर्ड। अब मैं इस प्राकृतिक वातावरण को देख रहा हूं। अगेन एंड अगेन आई एम सीइंग। मैं इस खूबसूरती को देख रहा हूं, आंखों से उस खूबसूरती को मैं सेंस कर रहा हूं, उसका आनंद ले रहा हूं। अगेन आई हर्ड। और उस प्राकृतिक वातावरण की जो आवाजें हैं, चिड़िया चहचहाने की, पानी के कलरव की, जो भी आवाजें हैं, वो सारी आवाजें मैं कान से सुन रहा हूं और उनका भी आनंद ले रहा हूं। द रोलिंग रिवर, द मॉर्निंग बर्ड। कौन सी आवाजें सुन रहा हूं? कलकल करती हुई रिवर की आवाजें। द मॉर्निंग बर्ड, सुबह सुबह भोर के समय मधुर गीत गाती हुई चिड़ियों की आवाजें। ब्यूटी थ्रू माई सेंसेस स्टोल। और इस ब्यूटी को, इस सौंदर्य को मैं अपनी 5 सेंसेस से फील कर रहा हूं। आई यील्डेड माई सेल्फ टू द परफेक्ट होल। और अब मैंने अपने आप को पूर्ण तरह से समर्पित कर दिया है टू द परफेक्ट होल, इस परफेक्ट होल के लिए। इट मीन्स मैंने पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है कि ब्यूटी, पूर्णता, सुंदरता होलनेस में ही है, सेपरेट पार्ट्स में नहीं है। सो दिस वाज द पोएम बाय R.W. इमर्सन। अगली क्लास में मैं आप लोगों से फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते।